जिन्ना जी की अगर बात की जाए तो जिन्ना को अखिलेश यादव जी नहीं लेके आए, इनको पहले लाल कृष्ण आडवाणी लेके आए थे जब पाकिस्तान गए थे, और वहाँ जाके उनकी मज़ार पे उन्होंने चादर भी चढ़ाई थी। अब हालांकि ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी उसको देखता है अलग नज़रिए से और इस बयान को देख रहा है अलग नज़रिए से, और ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, साजिश है। ये कुल मिला जुला के इस चुनाव को भी सांप्रदायिक रंग देना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का रंग देना चाह रहे हैं। जो अखिलेश जी ने बयान दिया था उस बयान को पूरी तरीके से समझना चाहिए था कि आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बताया तब भारत और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हुए थे, कि भाई जिन्ना साहब का भी आज़ादी के आंदोलन में पूरा योगदान रहा। ये बात अलग थी कि जिन्ना साहब देश को टू नेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो इस वजह से मैं उनकी विचारधारा को नहीं मानता हूँ, लेकिन उनके योगदान को आप नहीं नकार सकते। तो बीजेपी ने तो मुद्दा बना दिया ये पूरा। नहीं, बीजेपी का तो काम है, बीजेपी तो चाहती है, क्योंकि जिस मुद्दे पे बीजेपी इस समय घिरी हुई है, बीजेपी इस समय आपका जो है विकास का मुद्दा ले लो, महंगाई का मुद्दा ले लो, भ्रष्टाचार का मुद्दा ले लो, और चाहे बेरोजगारी का मुद्दा ले लो, इन सब पे बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है। तो बीजेपी को तो ऐसा मुद्दा चाहिए, और बीजेपी चाह रही है कि जो इस चुनाव को फिर से सांप्रदायिक रंग दिया जाए, जिस तरीके से ये 2014 में, 2017 में और 2019 के चुनाव में ये काम करते रहे। 2019 का 17 का जो चुनाव देखा जाए तो 17 का चुनाव इन्होंने शमशान कब्रिस्तान पे लड़ा, 19 का चुनाव इन्होंने पुलवामा पे लड़ा, और 14 का जो चुनाव था वो इन्होंने मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे उन पे चुनाव लड़ा था। और इस बार भी ये उसी रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है, विपक्ष के सारे नेता इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, किसान भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के जो ये मुद्दे बार बार जो लाना चाह रही है तो ये मुद्दे काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की कोशिश की, लखीमपुर खीरी में हिंदू सिख सांप्रदायिक दंगा कराने की कोशिश की। आपने सिंघू बॉर्डर पे देखा, जो सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई तो उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के लोगों का हाथ था। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव का जो माहौल है, माहौल को खराब करने की कोशिश कर। आपको नहीं लगता अखिलेश का प्रेम जिन्ना के लिए इसलिए जाएगा कि मुस्लिम वोटर हमारी तरफ प्रभावित हो जाए? भाई ये तो देखने का नज़रिया है। आपको अगर मुस्लिम प्रेम दिख रहा है तो भाई आपका अपना नज़रिया है। वैसे मेरे हिसाब से तो उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने, आप ये देखो ना, वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम लिया उन्होंने, नेहरू जी का भी नाम लिया, भगत सिंह का भी नाम लिया, और उन्होंने गांधी जी का। मोहम्मद शमी पर कोई बयान नहीं आया अखिलेश यादव का? अब मोहम्मद शमी पे बाकी लोग बयान दे रहे हैं। बाकी लोग कौन दे रहा? अखिलेश को देना चाहिए ना। सभी लोग बयान दे रहे हैं। अब हो सकता है मीडिया ने मोहम्मद शमी वाला बयान, हो सकता है अखिलेश जी का बयान ना देखा, सवाल ना किया हो मोहम्मद शमी पे। आपने एक चीज़ कही कि आज़ादी के लिए उनका योगदान जो है जिन्ना का, उसको हम भुला नहीं सकते, याद रखा जाएगा। वैसे ही सावरकर, जिसको बीजेपी आइडियोलॉजी के लोग जो है उनको वीर सावरकर कहते हैं, वो भी शुरुआत में जो है आज़ादी के लिए लड़े थे। भाई देखिए, अगर सावरकर की बात की जाए तो सावरकर तब तक ठीक थे जब तक उन्होंने अंग्रेजों से लिखित में माफ़ी नहीं मांगी और अंग्रेजों से पेंशन नहीं ली। अगर ये काला पानी की सज़ा पूरी करते तो आज वो भी वीर होते, वो माफ़ी वीर नहीं होते। जिन्ना कैसे है? जिन्ना का क्या मतलब है जी? हाँ, नहीं, जिन्ना का ये है कि जिन्ना ने देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई। आजाद कराने में तो वीर की भी, सावरकर की कोई योगदान बहुत नहीं। अच्छा सावरकर ने अंग्रेजों से बकायदा पेंशन ली और सावरकर ने अंग्रेजों की मुखबरी की है। और जिन्ना ने तो 2 टुकड़े कर दिए। पैसे और जो पेंशन मिली है वो केवल इसलिए मिली है क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे हमारे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इनके लिए मुखबरी का काम करते थे बीजेपी और आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग। और इसी तरीके का जो काम था वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदू महासभा ने जब कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइप में भी ये जो मूवमेंट चलाया था, तो तब से सावरकर का जो रास्ता है वो अलग हो गया। वो अपने आप को साफ तौर पे बचाते हुए नजर आए। और अगर जिन्ना की बात करें तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जिन्ना ने जब से टू नेशन पॉलिसी लाई तब से वो रास्ता जो है वो भटक गए और उनको सत्ता दिखाई देने लगी, उनको देश नहीं दिखाई दिया। और जो टू नेशन गलत हुए ना, वो भी बिल्कुल बाद में गलत हुए, लेकिन पहले उनका भी योगदान ठीक था। बाद में गलत हुआ ना। पहले सावरकर तो जेल में जाते
ही गलत हो गए। हाँ, भाई तो जैसे पहले ही तो ठीक उनको थे ना, उस योगदान पहले को तो नहीं भुलाया जा नहीं, सकता। बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। उस योगदान को कौन भुला रहा है, लेकिन उनका जो योगदान था माफ़ी मांगने के बाद और अंग्रेजों की पेंशन लेने के बाद उनका योगदान भुला दिया गया। क्योंकि ऐसा है ना, वो रास्ता भटक गए थे, और इसी तरीके से जिन्ना का योगदान भी भुला दिया गया। और दूसरी बात अगर हम करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे हैं उनमें हम लोगों को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपसे इतिहास की बात करेगी। आप अगर उनसे वर्तमान और भविष्य की बात करेंगे तो वो आपको पीछे लेके जाएंगे। वो चाहते हैं कि देश का जो युवा है वो भविष्य की बात ना करे, बेहतर रोजगार की बात ना करे, बेहतर शिक्षा की बात ना करे, बेहतर चिकित्सा की बात ना करे। वो किसकी बात करे? वो घुमा फिरा के हिंदू मुस्लिम की बात करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता है रोजगार की बात, युवा कहाँ शिक्षा की बात करता? रोजगार की और शिक्षा की बात कर रहा है। और जब वो अगर वो ऐसी बात करता तो स्थिति बनती देश में, आपको लगता? भाई इस समय जो स्थिति है वो ऐसी है कि युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में है, क्योंकि इस सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस नई एजुकेशन पॉलिसी में भी साफ तौर पे युवाओं को नुकसान होगा। जो नई एजुकेशन 90% युवाओं को पता ही नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। तो इसमें देखिए ऐसा है ना, इसमें हमारे जो सरकार है, सरकार की खामी है, क्योंकि सरकार नहीं चाह रही है कि नई शिक्षा पॉलिसी जो है युवाओं को और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है इसको समझ में आए। सरकार हमेशा देश की जनता को भ्रम में रखने की कोशिश करती है। ये हमेशा सरकार जो है देश की जनता को सच्चाई से विमुख करने की कोशिश करती है। सच्चाई कुछ होती है और भारतीय जनता पार्टी कुछ और दिखाना चाहती है। इस समय डीजल और पेट्रोल की कीमत किसी से नहीं छुपी हुई है। डीजल और पेट्रोल की कीमत जो है, डीजल इस समय 100 रुपये और पेट्रोल शायद 112-115 रुपये हो चुका है, लेकिन सरकार इस पे बात नहीं करती। सरकार इस पे क्यों नहीं बात करना चाह रही? क्योंकि अगर सरकार डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई पे बात करेगी तो सरकार गिरती हुई नज़र आएगी। वो इसलिए गिरती हुई नज़र आएगी क्योंकि सरकार ने व्यापारियों को 20 से 22%, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन पे 30% सरकार टैक्स लेती है, उन पे 20 से 22% टैक्स की इन्होंने सब्सिडी दे दी है। इससे क्या हुआ है? सरकारी खजाना खाली हुआ है, और इस सरकारी खजाने को भरने के लिए इन्होंने आम आदमी की और गरीब की जेब को लूटने का काम किया है। जो हमारे ऊपर महंगाई लादी जा रही है वो साफ तौर से उस टैक्स की भरपाई के लिए लादी जा रही है। और इस सिर्फ डीजल और पेट्रोल से पिछले 5 साल में सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपया वसूला है। 12 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से गया है, और इसका साफ तौर पे फ़ायदा किसे मिल रहा है? बड़े बड़े व्यापारियों को फ़ायदा मिल रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा मिल रहा है। जब युवा इन बातों पे सवाल करेगा तो आपको ये लोग हिंदू मुस्लिम पे फंसा देंगे। तो हमें इन चीज़ों में नहीं फंसना है, हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसना, हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं फंसना। हमें सिर्फ रोजगार की, भ्रष्टाचार की और महंगाई के मुद्दे पे इस बार बीजेपी को घेरना है, और इस पे साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी विफल नजर आ रही है। अमित शाह का एक स्टेटमेंट आता है जी। उत्तराखंड जब वो गए, उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज को लेकर जो है मेरा काफिला रुक जाता था पहले जब मैं आता था, और अब ऐसा नहीं है, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। इसका जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा, उनने भी पलटवार किया कि साहब सिर्फ एक ही बात नहीं है, बाकी चीज़ें भी रोड पर क्या क्या होता है सब जानते हैं। तो अब फिर से ये इस बयान जो है इनको भाई देखिए, जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे हिंदू मुसलमान होगा, जुम्मे की नमाज भी होगी, शमशान कब्रिस्तान पे भी बात होगी। हिंदू मुस्लिम एकता जो बन रही है देश में, इसको तोड़ने का फिर से प्रयास किया जाएगा। लेकिन कभी भी बात आपकी कभी भी रोजगार पे बात नहीं होगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देश में जो बदहाली का माहौल है उस पर बात नहीं होगी, हंगर इंडेक्स पे बात नहीं होगी। हंगर इंडेक्स में जो अभी हंगर इंडेक्स, नया हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें हमारा देश 100वें से भी नीचे स्थान पे आ गया है, 104वें स्थान पे आ गया है। हाँ, जो भुखमरी देश में बढ़ रही है तो इस पे कभी बात नहीं होगी। ना तो गृह मंत्री इस पे बात करना चाहते हैं, ना प्रधानमंत्री इस पे बात करना चाह रहे हैं। जो अमित शाह जी दूरबीन लगा के चारों तरफ अपराधियों को देख रहे हैं, अमित शाह जी दूरबीन हटा के अपने बगल में देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि उनके बगल में हत्यारा बैठा हुआ है जो गृह राज्य मंत्री है, उसको नहीं देख पा रहे हैं, और दूरबीन लगा के चारों तरफ देख रहे हैं कि अपराधी नहीं दिख रहे हैं। अपराधी इन्हें कहाँ से दिखेंगे? क्योंकि सारे अपराधी तो इनकी पार्टी में भरे हुए हैं। एक सर्वे ये बता रहा था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी में 32% नेता और मिनिस्टर जो थे इन पे क्रिमिनल केस लगे हुए थे, और 2019 के बाद यही आंकड़ा बढ़ के 42% हो गया है। और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी
जो क्रिमिनल्स हैं और जो दुराचारी लोग हैं इनको बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। ये तो सर हर पार्टी करती हर है। पार्टी में नहीं है, कांग्रेस की भी शासन आपने देखा था, 2G घोटाला हुआ, उसमें कनीमोजी और एराजा जेल गया, कलमाड़ी कॉमनवेल्थ में जेल गया। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 7 साल की सरकार में बता दीजिए किसी भी घोटाले की इन्होंने निष्पक्ष जांच कराने की कोशिश की हो या सर, किसी भी आपने नेता कांग्रेस मिनिस्टर को सरकार इन्होंने में जाल सिर्फ में डाला। दंगों के जने कितने नेता आरोपी हैं देख लो, आपको सब जानते हैं। भाई देखिए ऐसा है, ऐसी जो इस समय जो मौजूदा सरकार है ऐसी दुराचारी सरकार कभी नहीं रही कि जो निष्पक्ष जांच कराने को तैयार ना रही हो। बहुत पीछे मत जाइए, अब लखीमपुर घटना पे बात कर लीजिए, क्या गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हुआ? और जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा वो न्यायिक जांच में बाधा डालेगा, ये चीज़ सबको पता है। आप जिस तरीके से प्रमुखता से शुरुआत में खड़े हुए कि नहीं साहब यही हमारी मांगे, उनके साथ हम लोगों ने सरकार को 26 नवंबर तक का समय दिया है। अगर 26 नवंबर तक सरकार कोई रास्ता नहीं निकालती है तो हमारी जो संयुक्त नहीं, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, और अगर 26 नवंबर तक कोई रास्ता नहीं निकाला जाएगा तो हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता लोग हैं ये लोग बैठक करके फिर आगे 27 नवंबर को हो सकता है हम लोग दिल्ली का घेराव करें। अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो उसके बाद इनको रास्ते खाली करने पड़े, और ये साफ तौर पे ये खाली करने पड़े। ये तो साफ तौर पे हम लोगों ने रास्ते कहाँ घेर रखे थे? हम तो एक तरफ बैठे हुए थे। नहीं, रास्ते हमारी तरफ से नहीं गिरे थे। यही तो मीडिया, आप मीडिया वाले यही तो गलत तैयार करते हो। टिकैत साहब तंबू खोल के ये दिखा रहे थे कि रास्ता किसने बंद किया है। रास्ता सरकार की पुलिस ने बंद किया था, और ये चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब इस चीज़ पे कार्रवाई की गई। नहीं तो 1 साल से तो यही दिखाया जा रहा है कि किसानों ने रास्ते बंद कर रखे हैं, और किसानों की जिस तरीके से नेगेटिव पब्लिसिटी देश में की जा रही है वो मेरे ख्याल से मीडिया के चरित्र को साफ तौर पे दिखा रहा है कि जो इस टाइम पे मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किस तरीके से पक्षपात का काम कर रही है।